हेलो दोस्तों सबसे पहले आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, अपने दोस्त हैं जो लॉ के रिगार्डिंग वीडियोस चाहते हैं, उनको मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं। वो मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की प्लेलिस्ट जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उसमें आप जाकर उनका देख सकते हो उन सभी वीडियोस को जो भी मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर बनाई हुई हैं। और आज की इस वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट वन ऑफ वेरी रेलिवेंट टॉपिक, वेरी लैंडमार्क टॉपिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, दैट इज आर्टिकल 21, अ फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं इस राइट की बात करूं तो आर्टिकल 21 सिंपल भाषा में ये बोलता है कि no person shall be deprived from his life and personal liberty, from his life and personal liberty except according to the procedure established by law। तो मेरे दोस्तों, अगर ध्यान से देखा जाए तो इस राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के आर्टिकल 21 के अंदर हमें 3-4 चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहली नो पर्सन, दूसरी लाइफ, तीसरी लिबर्टी और फोर्थ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति को उसके जीवन से तथा उसकी पर्सनल स्वतंत्रता से, पर्सनल लिबर्टी से वंचित नहीं किया जाएगा, डिप्राइव नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अर्थात एक व्यक्ति को उसकी लाइफ से या फिर पर्सनल लिबर्टी से ऐसे तो वंचित नहीं किया जा सकता, लेकिन किया भी जा सकता है। वो कब किया जा सकता है? अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इफ देयर इज अ प्रोसीजर विच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ for depriving the person from his liberty or from his life, then he can deprive from his life or liberty. But if there is no law which provides the procedure for depriving a person, then he will not be deprived from his life under article 21 if he is being deprived still। अगर फिर भी उसको डिप्राइव किया जाता है उसकी लाइफ से, उसकी पर्सनल लिबर्टी से, he can move to court, he can move to directly Supreme Court, he can move directly to High Court and can protect his fundamental right to life and personal liberty। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो में थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, हो सकता है 3 या 4 पार्ट्स बनाने पड़े मुझे इस वीडियो के, पर वीडियो में एक पॉइंट अच्छे से बताऊंगा, एक लैंडमार्क केस लॉ को डिस्कस करूंगा, एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, ताकि आपको आर्टिकल 21 अच्छे से क्लियर हो जाए। मेरे दोस्तों, आपको ये आर्टिकल बड़ा छोटा सा लग रहा होगा देखने में कि छोटा सा आर्टिकल है, इतने सी 2-3 लाइनें तो हैं, लेकिन मेरे दोस्तों जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके बाद जैसे टाइम बीतता गया, इस आर्टिकल की स्कोप इतने से इतने और इतने से इतनी हो गई, और आज इसकी स्कोप इतनी बड़ी हो गई है कि हम इस राइट टू लाइफ में इतना कुछ इंक्लूड कर लेते हैं कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये सारी चीज़ें हमारे आर्टिकल 21 में आ जाती हैं। तो मेरे दोस्तों, इसीलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो लंबी हो सकती है, प्लीज़ मेरा साथ दें, वीडियो पूरी देखें, हर एक पार्ट को देखें। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो में इस आर्टिकल 21 में साफ साफ लिख दिया कि एक व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता, उसकी पर्सनल लिबर्टी से वंचित नहीं किया जा सकता, किया भी जा सकता है किस तरह से? एक प्रोसीजर के जरिए जो लॉ ने एस्टैब्लिश किया हो। एक लॉ का प्रोसीजर होगा जो लॉ ने एस्टैब्लिश किया है, उसके जरिए हम वंचित कर सकते हैं किसी बंदे को उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होता है हमारे पास कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, हमें क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ने को मिलेंगी। सबसे पहले मेरे दोस्तों, हमें ये पढ़ना है कि नो पर्सन, पर्सन का मतलब यहाँ पे क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय नो पर्सन? पर्सन का मतलब क्या है? दूसरा हमें पढ़ना है राइट टू लाइफ क्या होती है और अब इसकी स्कोप क्या है, अब के टाइम पे कितनी स्कोप इसकी बढ़ गई है, शुरू में क्या स्कोप थी, अब क्या स्कोप है। तीसरा हमें यहाँ पढ़ना है राइट टू पर्सनल लिबर्टी क्या होती है, पर्सनल लिबर्टी क्या होती है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी जो यहाँ वर्ड यूज़ किया गया उसका मतलब क्या है, उसकी स्कोप क्या है। और फोर्थ हमें पढ़ना पड़ेगा कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है, प्रोसीजर established by
लॉ क्या होता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो वहाँ भी यही राइट दिया हुआ है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। वहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। लेकिन जापान की बात की जाए, जापान में वर्ड यूज़ किया गया है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, और हमने ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ जापान से ही लिया है, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से इम्प्रेस होकर ही लिया है, वहाँ से अडॉप्ट किया है। अमेरिका का हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं अडॉप्ट किया। तो हम जानेंगे कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ से कैसे डिफरेंट है, इनमें डिफरेंस क्या है, और क्यों हमने ये टर्म एक्सेप्ट करी और ये टर्म रिजेक्ट करी, क्यों हमने अमेरिका का ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अडॉप्ट नहीं किया और जापान का प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ किया, एक्सेप्ट किया। ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं पर्सन से कि पर्सन का मतलब क्या हुआ इस आर्टिकल में। तो सबसे पहले पर्सन का मतलब क्या होता है। आर्टिकल 21 साफ साफ बोलता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट according to the procedure established by law. Now the question arise before us that what do you mean by person? किस पर्सन को डिप्राइव नहीं किया जाएगा। जैसे आर्टिकल 14 में लिखा गया था नो स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो वहाँ पे नो पर्सन का मतलब होता था इंडियन, फॉरेनर, कंपनीज, सोसाइटीज़ जो कॉरपोरेट हों, सब कुछ उसमें होता था। क्या आर्टिकल 21 में जो पर्सन वर्ड यूज़ किया गया है इसमें पर्सन का मतलब क्या होगा। इंडियंस आएंगे, पर्सन का मतलब नो इंडियन शैल बी डिप्राइव्ड आएगा, या नो फॉरेनर शैल बी डिप्राइव्ड आएगा, या दोनों आ जाएगा, या क्या होगा। तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं इस पर्सन वर्ड में हमारे देश के सिटीजन्स तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन दूसरे देश के सिटीजन और हमारे लिए जो फॉरेनर हैं वो भी आएंगे। तो नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का सिंपल भाषा में मतलब होगा ना तो जो इंडिया में अपने सिटीजन्स हैं उनको डिप्राइव किया जाएगा उनकी पर्सनल लिबर्टी से, और ना ही फॉरेनर्स को डिप्राइव किया जाएगा उनकी लिबर्टी से अगर वो इंडिया में आए हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो कंपनीज हैं, जो रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हैं, सोसाइटी एक्ट के अंडर जो कॉरपोरेट बॉडीज हैं, क्या वो पर्सन है। अगर मान लो गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाल दिया किसी सोसाइटी को बंद करने का या किसी कॉरपोरेशन को शट डाउन करने का, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 21 में जाकर ये बोल सकते हैं कि हमारा राइट टू लाइफ चला गया, आपने हमारी सोसाइटी बंद करने का ऑर्डर दिया, हमारी सोसाइटी का जीवन था और वो चला गया, खत्म हो गया, क्या ऐसा बोला जा सकता है। तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सीतापति नागेश्वर राव वर्सेस स्टेट ऑफ एपी 1978 आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, मैं फिर से बोल रहा हूँ आंध्र प्रदेश ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये डिसीजन है। हाई कोर्ट ने क्या बोला इस केस में कि जो राइट टू लाइफ है ये हमारे देश में फॉरेनर्स को मिला है, सिटीजन्स को मिला है, पर नॉन सिटीजन्स को नहीं मिला है। नॉन सिटीजन का मतलब क्या है बोलने का कि जो देश में कंपनीज हैं, जो देश में कॉरपोरेट बॉडीज इस्टेब्लिश्ड हुई हैं, उनके लिए ये राइट नहीं है। ये राइट किसके लिए है, केवल नेचुरल ह्यूमन बींग्स के लिए, और जुरिस्टिक या आर्टिफिशियल ह्यूमन के लिए ये राइट नहीं दिया गया है। आई होप आपको आर्टिकल 21 में यूज किया गया वर्ड पर्सन का मतलब समझ आ गया होगा। अब आगे शुरू करते हैं राइट टू लाइफ क्या होती है। तो अगर मैं राइट टू लाइफ की बात करूं कि व्हाट इज द राइट टू लाइफ, तो मेरे दोस्तों डिफरेंट केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। व्हाट द सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन्ड इन दिस केसेस दैट आई एम गोइंग टू टेल यू दैट कि राइट टू लाइफ का मतलब होता है राइट टू लिव बट नॉट एज एन एनिमल। क्या कहा मैंने आपको कि राइट टू लाइफ का मतलब होता है एनिमल्स की तरह जीना नहीं, एनिमल से ऊपर उठकर एक इंसान डिग्निटी एंड हेल्थ के साथ जीना। क्या बोला था हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1963 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में, और सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1978 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में। इन दोनों जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में क्लियरली कहा कि राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 में दिया गया है, दिस इज अ वेरी फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, and right to life means a living of a person more than mere animal existence। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं more than mere an animal existence।
राइट टू लाइफ का मतलब होगा एनिमल की तरह जीना नहीं, एनिमल से ऊपर उठकर जीना। जैसे जानवर जीते हैं, बीमार पड़े हैं, बीमार ठीक है, जैसे मर्जी हैं, जहां मर्जी सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैसे नहीं जीना। एक हेल्थी लाइफ जीना, एक अच्छी सी लाइफ जीना, एक डिग्निटी के साथ जीना, रेपुटेशन के साथ जीना। तो इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ का मीनिंग दिया था। मेरे दोस्तों, अगर मैं आपको खड़क सिंह के केस के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो मैं बता देता हूं। खड़क सिंह जो थे वो डकैती के आरोप में इनके ऊपर केस चला था और बाद में इनके अगेंस्ट एविडेंस नहीं मिले तो इनको छोड़ दिया गया। खड़क सिंह को छोड़ दिया गया, लेकिन फिर भी पुलिस हर वक्त इनके पीछे लगी होती थी। यूपी पुलिस एक्ट के अंडर कोई प्रोविज़न था जिसके तहत एक व्यक्ति जो हिस्ट्री शीटर रहा हो, जिसके ऊपर शक हो कि आरोप कर सकता है, उसका कभी भी पीछा करने का ऑर्डर गवर्नमेंट दे सकती थी। तो इस खड़क सिंह के पीछे हर वक्त लोग पुलिस वाले चले होते थे। ये जहाँ चाहता था पीछे इसके पुलिस लगी रहती थी, घर आता था पुलिस आती थी साथ में, और कभी भी पुलिस इसके घर में शाम को, रात को, सुबह कभी पहुंच जाती थी। तो इसने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया कि ये मुझे कैसे जीने का अधिकार दिया गया है जिसमें मैं खुल के भी नहीं जी सकता। हर वक्त मेरे पीछे सिपाही लगे होते हैं, मैं अपनी जीवन अच्छे से नहीं जी पा रहा हूँ, मेरी पर्सनल लिबर्टी को मैं अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं खड़क सिंह जी कि राइट टू लाइफ का मतलब एनिमल की तरह जीना नहीं होता, राइट टू लाइफ का मतलब होता है डिग्निटी के साथ जीना। तो ये केस के फैक्ट्स थे, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब शुरू करते हैं मेरे दोस्तों कि राइट टू लाइफ जो है उसके वेरियस एस्पेक्ट्स क्या हैं, स्कोप क्या है। राइट टू लाइफ तो एक छोटा सा वर्ड है, जीवन का अधिकार, लेकिन जीवन का अधिकार एक छोटा सा अधिकार नहीं है। जीवन के अधिकार में बहुत सारे अधिकार आते हैं, वो मिलकर जीवन का अधिकार बनाते हैं। तो वो सारे राइट्स क्या हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं अगर राइट टू लाइफ की बात करूं तो राइट टू लाइफ एक सिंपल सा अधिकार नहीं है, इसमें बहुत सारे राइट्स आ गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं वेरियस एस्पेक्ट्स को जानना, वेरियस फैक्ट्स को जानना, वेरियस जो डिफरेंट राइट्स इंक्लूड हैं राइट टू लाइफ के अंदर, उसको जानते हैं। सबसे पहले राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। तो मेरे दोस्तों, राइट टू लाइफ का मतलब होगा राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, अर्थात जीने के अधिकार का मतलब है डिग्निटी के साथ जीना, हेल्थ के साथ जीना, एजुकेशन के साथ जीना, हर एक फैसिलिटी के साथ जीना। ये दो केसेस के रिगार्डिंग लैंडमार्क केसेस हैं, फ्रांसिस कोरेलाए वर्सेस यूनियन टेरिटरी दिल्ली 1981 सुप्रीम कोर्ट एंड बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 सुप्रीम कोर्ट। इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि राइट टू लाइफ हमें आर्टिकल 21 में दिया गया है, लेकिन इस राइट टू लाइफ का मतलब है डिग्निटी के साथ जीना। दूसरा, राइट टू लाइफ का क्या पहलू है, राइट टू रेपुटेशन, अर्थात राइट टू लाइफ का मतलब है रेपुटेशन के साथ जीना, अपनी इज्जत के साथ जीना, कोई आपको डिफेम नहीं कर सकता। इसके रिगार्डिंग केस था ओम प्रकाश चौटाला वर्सेस कन्वर भान, ओम प्रकाश चौटाला वर्सेस कन्वर भान 2014 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि अगर राइट टू लाइफ किसी व्यक्ति को मिला है तो उसके राइट टू लाइफ का मतलब होगा कि वो अपनी रेपुटेशन को भी बचाए। अगर उसकी रेपुटेशन खराब हो जाती है तो इसका मतलब होता है वो पर्सन आधा मर गया, आधा डेड हो गया, हाफ डेड हो गया। अगर वो हाफ डेड हो गया तो राइट टू लाइफ वायलेट होता है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी को डिफेम नहीं कर सकता, उसकी डेफामेशन नहीं कर सकता। अगर करता है दूसरा व्यक्ति आर्टिकल 21 के अंडर अपना राइट को प्रोटेक्ट कर सकता है, राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकता है। तीसरा, राइट टू लाइफ का मतलब है राइट टू लाइवलीहुड। राइट टू लाइफ में राइट टू लाइवलीहुड भी आता है। आप जी तभी सकते हो जब आपको जीने के लिए खाना मिलेगा, और खाना तभी मिलेगा जब आप कुछ कमाओगे। तो कमाने के लिए जो लाइवलीहुड है, आपकी जो आजीविका है, उसका राइट आपको आर्टिकल 21 के अंडर ही मिला हुआ है। इसके रिगार्डिंग लैंडमार्क केस है ओल्गा तैलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1986 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या हुआ था, फैक्ट्स आपको फटाफट बता देता हूँ। ओल्गा तैलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसको हम पेवमेंट डिवेलर केस भी बोलते हैं, पेवमेंट डिवेलर्स केस। तो मेरे दोस्तों, इस केस में क्या हुआ था, कुछ लोग फुटपाथ पे अपना काम करते थे, अपनी रेहड़ियां लगाते थे, लेकिन बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ऑर्डर दिया कि ये सभी यहाँ से हटाओ।
तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं कि हमें राइट टू लाइफ है, हमें जीने का अधिकार है, उसमें जिएंगे तभी ही जब कुछ खाएंगे, और खाएंगे तभी जब कुछ कमाएंगे, तो कमाने का राइट हमें इसमें इम्प्लाइडली दिया हुआ है, तो हमें यहाँ से हटाकर क्यों कहीं और भेजा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है आप कहीं और भेज दो, गवर्नमेंट को ऑर्डर दिए, लेकिन आप इनको कहीं और पे दोबारा से रीसेटल करवाओ, कहीं और पे इनकी आजीविका का जो है वो इंतजाम कीजिए। तो इस केस में राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू लाइवलीहुड बोला गया था ओल्गा त्यालिस वाले केस में। अगला राइट टू लाइफ का मतलब होता है राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट इन ऑफ द वुमेन एट द वर्क प्लेस। मेरे दोस्तों इसका मतलब क्या है कि राइट टू लाइफ का मतलब है कि जो वुमेन है, जो लेडीज हैं, वो कहीं अगर जॉब करने जा रही हैं तो वहाँ डिग्निटी के साथ जॉब करें, और जॉब के नाम पर उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट ना हो, उनके साथ जो सीनियर ऑफिसर हैं वो किसी भी तरह का सेक्सुअल ऑफेंस ना करें। तो इसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस इशू कर गई थी जिनको विशाखा गाइडलाइंस बोला जाता है। बहुत ही लैंडमार्क केस है, केस का नाम है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये केस आपका जो 1996 का केस था, विशाखा वर्सेस राजस्थान, लेट मी चेक वंस अगेन, यस 1996-7 का, यस ये 1996-7 का केस था, जिस केस में क्या बोला गया था, इस केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू करी थी उन वुमेन्स की प्रोटेक्शन के लिए जिनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है वर्क प्लेसेस में। तो दिस इज आल्सो फंडामेंटल राइट अंडर राइट टू लाइफ। अगला राइट टू शेल्टर। तो मेरे दोस्तों राइट टू लाइफ के अंडर राइट टू शेल्टर भी आ जाता है। आपको जीने के अधिकार मिला गया है तो उसमें इम्प्लाइडली आपको ये भी अधिकार मिला है कि गवर्नमेंट आपको शेल्टर भी प्रोवाइड करवाए, आपको रहने का ठिकाना भी दे, छत भी दे। अगर आपको छत नहीं मिलेगी तो आप जियोगे कैसे? एक व्यक्ति बिना छत के तो यहाँ वहाँ घूम कर कहीं ना कहीं मर जाएगा। तो उसको छत मिले, ये उसका फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में जो राइट टू लाइफ है उसमें ऑटोमेटिकली इम्प्लाइड वे में आ जाता है। और इसके जो लैंडमार्क केस था वो था चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1996 सुप्रीम कोर्ट। मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितने भी राइट्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी एक्सप्रेसली नहीं दिए गए हैं। जैसे राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 में दिया गया है, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 तक दिए गए हैं, वैसे ये सारे राइट कहीं पे एक्सप्रेसली नहीं दिए गए हैं। पर हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम इन सभी राइट्स को इवॉल्व किया, इन सभी राइट्स को डेवलप किया और साथ में इनको आर्टिकल 21 का पार्ट मानकर बताया। इसके अलावा मेरे दोस्तों राइट टू लाइफ में आता है राइट टू लिव इन अनपोल्यूटेड इन्वायरमेंट। मेरे दोस्तों अगर इन्वायरमेंट ही पोल्यूशन वाला होगा, इन्वायरमेंट अनपोल्यूटेड नहीं होगा, इन्वायरमेंट में बहुत वातावरण प्रदूषित होगा, तो उस वातावरण में व्यक्ति कैसे रह पाएगा? उसका राइट टू लाइफ वायलेट तो होगा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई राइट टू लाइफ का मतलब ये भी होगा कि एक व्यक्ति को अनपोल्यूटेड इन्वायरमेंट मिले और वो एक प्रदूषित रहित इन्वायरमेंट, प्रदूषित रहित, प्रदूषण जहाँ पे ना हो वैसे इन्वायरमेंट में रहे। इसके रिगार्डिंग लैंडमार्क केस है रतलाम म्युनिसिपैलिटी वर्सेस वर्दीचंद। रतलाम म्युनिसिपैलिटी वर्सेस वर्दीचंद 1980 सुप्रीम कोर्ट, जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि म्युनिसिपैलिटी की ड्यूटी होगी कि वो अपनी म्युनिसिपल एरिया में इन्वायरमेंट को अनपोल्यूटेड जो है वो ना होने, पोल्यूटेड ना होने दे और इन्वायरमेंट को फ्रेश रखे और वो फाइनेंस का बहाना लेकर अपनी इस लाइबिलिटी से बच नहीं सकता। ये नहीं बोल सकती म्युनिसिपैलिटी हमारे पास फाइनेंस नहीं है तो हम कैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, उनको करना पड़ेगा प्रोटेक्ट और ये उसकी ड्यूटी है और ये व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंडर कि अगर इन्वायरमेंट पोल्यूटेड वाला मिलता है उनको तो वो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं। अगला जो है वो राइट टू लाइफ का मतलब होगा राइट टू गेट अनपोल्यूटेड वाटर। इसके रिगार्डिंग बड़ा ही लैंडमार्क केस है सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में भी यही बोला गया था, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में यही बोला गया था भाई जीने के अधिकार का मतलब है कि व्यक्ति को पीने के लिए स्वच्छ पानी भी मिलना चाहिए। बंदा जिएगा तभी जब उसके अंदर जो जाएगा पीने वाला पानी वो स्वच्छ होगा। इसके अलावा राइट टू लाइफ का मतलब है राइट अगेंस्ट स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस, अर्थात जो पब्लिक प्लेस होते हैं जैसे हमारे बस स्टैंड हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए या कोई भी पब्लिक एरिया जहाँ पे पब्लिक घूम रही है, ऐसे एरिया में कोई भी व्यक्ति स्मोकिंग नहीं कर सकता। अगर वो करता है और उसका धुआं दूसरे व्यक्ति को जाता है और उसकी वजह से वो बीमार हो जाता है तो उसका मतलब दूसरा व्यक्ति का राइट टू लाइफ जो है वो खत्म हो रहा है, वो वायलेट हो रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में हमारे ऑनरेबल सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट ने मुरली दियोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मुरली दियोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क केस में हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को नोटिफिकेशंस एंड ऑर्डर्स इशू किए, डायरेक्शन इशू करी कि आप इस धूम्रपान को जो पब्लिक प्लेस में होता है इसको रोकने के लिए स्टेप उठाइए। तभी आपने देखा होगा अभी बस स्टैंड के बाहर लगा होता है, यहाँ धूम्रपान करना मना है, धूम्रपान करना मना है पब्लिक प्लेस में, नो स्मोकिंग, अगर करोगे तो 500 रुपये फाइन पड़ेगा, आपने देखा भी होगा। तो ये मुरली दियोरा के केस में ऐसा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अ पर्सन कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी विक्टिम ऑफ दिस अनवांटेड स्मोकिंग। एक बंदा जो स्मोकिंग नहीं चाहता, जो धुआं नहीं चाहता, उसको हम जबरदस्ती उसके अंदर धुआं जाए उसको मजबूर नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो उसका फंडामेंटल राइट टू लाइफ हम खत्म कर रहे हैं। तो राइट टू लाइफ के अंदर क्या आ जाएगा? राइट अगेंस्ट स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस। इसके अलावा राइट टू लाइफ में राइट टू एजुकेशन भी आता है। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राइट टू एजुकेशन अभी तो इनफैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में अलग से दिया हुआ है। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 2002 में, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 2002 में, जिसके जरिए आर्टिकल 21A ऐड किया गया और हमारे संविधान में शिक्षा का अधिकार एक फंडामेंटल राइट बन गया। लेकिन मेरे दोस्तों, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में डिक्लेयर कर दिया था, बता दिया था कि राइट टू लाइफ के अंडर शिक्षा का अधिकार अपने आप आ जाता है। जिसमें मोहनी जैन का केस था 1992 का और उन्नीन कृष्णन का केस था 1993 का। इन दोनों केसेस में मोहनी जैन केस 1992, जिसको फर्स्ट फी कैपिटेशन केस भी बोलते हैं, और साथ ही ये केस जो था वो मोहनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, इसका पूरा नाम था मोहनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1992 सुप्रीम कोर्ट। और उन्नीन कृष्णा वाला केस था उन्नीन कृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993 सुप्रीम कोर्ट। इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि राइट टू लाइफ का मतलब राइट टू एजुकेशन भी होगा। इसके अलावा मेरे दोस्तों, राइट टू लाइफ में बहुत सारे राइट्स आते हैं। मैं आपको फटाफट बता देता हूँ वो कौन से राइट है जो मैं यहाँ पे केस लॉज आपको नहीं बताऊंगा। वैसे आपको पता तो होने चाहिए केस लॉज उन राइट्स के, लेकिन बहुत ही राइट्स इसमें आते हैं, जितना बोलो उतना कम होगा। राइट टू लाइफ का मतलब होगा जानने का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आ जाएगा। आपको राइट टू लाइफ दिया गया है तो उसके अंदर इम्प्लाइडली राइट टू नाउ भी आ जाएगा। तो आज ये लिख लेते हैं इसके साथ, राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू नाउ। उसके अलावा राइट टू लाइफ का मतलब होगा राइट अगेंस्ट ऑनर किलिंग, राइट अगेंस्ट ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग क्या होती है? जब व्यक्ति अपनी इज्जत के लिए, अपनी शान के लिए अपने ही घर वालों को मार देता है, उसको ऑनर किलिंग बोलते हैं। जैसे एक घर का बच्चा जो है वो दूसरे किसी फैमिली में, दूसरी किसी कास्ट में शादी करना चाहता है और उस घर के पेरेंट्स दोनों को ही मार डाले तो वो ऑनर किलिंग हो गई। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में बोला कि राइट टू लाइफ का मतलब होगा राइट अगेंस्ट ऑनर किलिंग। इसके रिगार्डिंग एक लैंडमार्क केस है, अभी जस्ट 2018 का केस था, मैं वो आपको बता देता हूँ। शक्ति वहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सुप्रीम कोर्ट। शक्ति वहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में शक्ति वहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली बोला कि जो खाप पंचायत होती हैं उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं होता कि वो ऑनर किलिंग कर सकें और वो जिस व्यक्ति को जीने का अधिकार है उसके जीने के अधिकार में इंटरफेयर कर सकें। अगर कोई व्यक्ति किसी से शादी करना चाहता है, वो मेजर है, उसकी अपनी चॉइस है, वो शादी कर सकता है। और इस ग्राउंड पर कि उसने किसी और कास्ट में या किसी और रिलीजन में मैरिज कर ली, आप उसकी ऑनर किलिंग नहीं कर सकते। और जो खाप पंचायत ने अपने रूल्स बनाए हुए हैं ऑनर किलिंग के, वो रूल्स बिल्कुल वायलेटेड हैं आर्टिकल 21 के, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स हैं। इसके अलावा मेरे दोस्तों, राइट टू लाइफ का मतलब होगा राइट टू गेट टाइमली मेडिकल एड, अर्थात बंदे को समय के अनुसार टाइमली मेडिकल एड भी मिले। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस राम लाबिया भागा 1998 सुप्रीम कोर्ट, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस राम लाबिया भागा
1998 सुप्रीम कोर्ट बड़ा ही महत्वपूर्ण केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि एक व्यक्ति को जिसको राइट टू लाइफ मिला है आर्टिकल 21 के अंडर, उसके पास ये राइट भी होगा कि वो टाइमली मेडिकल एड ले सके। और उसने ठीक होना है, उसको मेडिकल की ज़रूरत है, तो वो मेडिकल एड चाहे वो इंडिया में ले, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ले, चाहे वो फॉरेन कंट्री जाकर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर डिपार्टमेंट के जरिए कोई ऐसा प्रोसीजर है जिसमें उसको पैसे वापस मिलेंगे, बाद में जो भी इलाज में खर्चा आता है वो रिम्बर्स करना है उसको, तो उसका राइट होगा वो खर्चा वापस लेने का। और उसे इस ग्राउंड पे मना नहीं कर सकते कि आपने इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाया है या फॉरेन कंट्री के हॉस्पिटल में करवाया है। ये इस केस में बोला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ का मतलब होगा टाइमली आपको मेडिकल एड भी मिले। इसके अलावा मेरे दोस्तों, राइट टू लाइफ का मतलब होगा राइट नॉट टू डाई। राइट टू लाइफ सभी को मिला हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति मर भी सकता है। राइट टू लाइफ का मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि राइट टू डाई भी उसमें होगा। नो, इफ यू हैव राइट टू लाइफ यू विल हैव टू लिव एंड यू कैन नॉट से दैट आई विल डाई, दिस इज माई राइट। नो, यू कैन नॉट डाई, यू कैन नॉट कमिट सुसाइड। इसके रिगार्डिंग दो केसेज हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण लैंडमार्क केसेज। पहला केस था हमारा पी रतिनाम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1994। इस केस में हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू लाइफ जो है वो राइट टू डाई भी इंक्लूड करता है। और जो हमारा इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 309 है, जो ये बोलता है कि जो बंदा सुसाइड कमिट करने की कोशिश करेगा उसको सज़ा मिलेगी, जेल में डाला जाएगा, 1 साल तक की उसे इम्प्रिजनमेंट होगी अगर वो बच जाता है सुसाइड कमिट करने के बाद। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा पी रतिनाम वाले केस में कि जो सेक्शन 309 है आईपीसी का वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो गलत है, वो वाइड है, क्योंकि राइट टू लाइफ में राइट टू डाई भी अपने आप आ ही जाता है। लेकिन मेरे दोस्तों, लेटर ऑन एक नया केस आया 2 साल के बाद 1996 में, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। और इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में बोला कि भाई साहब, राइट टू लाइफ का मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि आप मर भी सकते हो। नो, यू कैन नॉट वेव योर फंडामेंटल राइट। आप अपने फंडामेंटल राइट को वेव ऑफ नहीं कर सकते। इफ यू हैव राइट टू लाइफ यू विल हैव टू लिव एंड यू कैन नॉट से दैट आई विल कमिट सुसाइड इफ आई एम फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम दिस लाइफ। नो, व्हाट डज इट मीन कि आपको सारे राइट्स मिलेंगे राइट टू लाइफ के अंडर, पर आप मर नहीं सकते। राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड द राइट टू डाई। इट वॉज हेल्ड इन ज्ञान कौर वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास। मेरे दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी हालात में है, ऐसी हालत में है कि वो हॉस्पिटल में ना जी रहा है ना मर रहा है, उसके साथ क्या करें। एक व्यक्ति है जिसे हॉस्पिटल में कोमा में पड़े 50 साल होने लग पड़े हैं, 30 साल होने लग पड़े हैं, वो खाना उसे खिलाते हैं, उसको नहीं पता वो क्या है क्या नहीं है, घर वाले जो हैं वो उसके साथ बंधे पड़े हैं, तो उसका क्या करें। वो तो जी नहीं रहा ना, वो तो मर भी नहीं रहा, तो डिग्निटी के साथ जीना तो उसका राइट होना चाहिए और डिग्निटी के साथ मरना भी उसका राइट होना चाहिए। अगर वो जी नहीं रहा है तो उसको मरने का अधिकार तो दो कम से कम। तो इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस हमारे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। मेरे दोस्तों, इसको एथनेशिया बोलते हैं, मर्सी किलिंग बोलते हैं। किसी और वीडियो में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। वैसे आपको बता दूं कि हमारे इंडिया में अभी लेटेस्ट केस हुआ था कॉमन कॉज रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आई विल चेक वंस अगेन कि क्या केस था। यस, कॉमन कॉज रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंडिया में हम एक्टिव एथनेशिया अलाउड नहीं कर सकते, पर पैसिव एथनेशिया अलाउड हो सकता है। एक्टिव एथनेशिया क्या है? कोई बंदा कोमा में है, उसको टीका लगाएंगे, जहर का उसको मार देंगे। और पैसिव एथनेशिया कि उसको मारेंगे नहीं, पर उसको खाना देना बंद कर देंगे या कुछ ऐसा करेंगे कि वो मर जाए खुद अपने आप और उसे खुद मारना ना पड़े। तो हमारे इंडिया में एक्टिव एथनेशिया अलाउड नहीं है, पर पैसिव एथनेशिया अलाउड है। एथनेशिया मीन्स मर्सी किलिंग, आउट ऑफ ग्रेस किसी को मारना, किसी की प्रॉब्लम की वजह से किसी को मारना। तो ये एथनेशिया का कंसेप्ट है, ये आपको समझ आया होगा। अदरवाइज अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो इसके ऊपर अच्छे से बनाऊंगा। इसमें बहुत सारे केस है, अरुणा शानबोग वाला केस भी बहुत महत्वपूर्ण केस है इसके रिगार्डिंग। उसके बाद मेरे दोस्तों, डेथ पेनल्टी और राइट टू लाइफ के बीच क्या संबंध है? एक तरफ जीने का अधिकार दिया गया है, दूसरी तरफ आपने हमारे आईपीसी में बहुत सारे ऑफेंसेस के लिए डेथ पेनल्टी को भी रखा गया है। रेप करो, डेथ पेनल्टी या और भी बहुत सारे ऑफेंसेस है, सेडिशन वगैरह। तो ये कैसे आपस में लिंक करते हैं? तो मेरे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क केस हुआ था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि भाई राइट टू लाइफ मिला हुआ है सभी व्यक्तियों को, इसलिए हम उसकी लाइफ एकदम से ऐसे नहीं ले सकते।
जो डेथ पेनल्टी दी जाएगी वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में दी जाएगी। मतलब रेयरेस्ट के भी रेयर केसेस, मतलब ऐसे केसेस बिल्कुल कम केसेस में डेथ पेनल्टी दी जाएगी और सभी केसेस में डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी। डेथ पेनल्टी एक रूल नहीं होगा, वो एक्सेप्शन होगी। और लाइफ इंप्रिजनमेंट रूल बन सकता है, लेकिन डेथ पेनल्टी एक्सेप्शन होगी, किसी किसी केस में दी जाएगी। तो इन द केस बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 सुप्रीम कोर्ट propounded a new doctrine of the rarest of rare cases applicable applied by the honorable judges while granting the death penalty to someone. Death penalty will be given but only in exceptional cases, in rarest of rare cases. तो मेरे दोस्तों इसी के साथ मेरा पार्ट 1 खत्म हो जाता है। मैं इस वीडियो में मैंने आपको पर्सन क्या होता है वो बताया, राइट टू लाइफ क्या होती है वो बताया, सारा इसके जो एस्पेक्ट्स हैं, इसके जो वेरियस राइट्स हैं वो मैंने आपको बताए। अगली वीडियो जब आएगी तो उसमें डिस्कस करेंगे पर्सनल लिबर्टी क्या होती है, और आशा करूँगा कि आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, लाइक प्लीज़ ज़रूर कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।